हाय, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। साथियों, ये हम जो मॉडर्न हिस्ट्री की कक्षाएं चला रहे हैं उसमें ये 5वीं क्लास होगी हमारी। इससे पहले 4 कक्षाएं हो चुकी है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो पहले उसको प्लेलिस्ट में देखिए मॉडर्न हिस्ट्री की, और उसके बाद से इसमें देखिए। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, आप अगर आप नहीं पहली बार आए हैं चैनल पे तो ये जान लीजिए कि क्या पढ़ रहे थे। मॉडर्न हम लोग बेसिकली पढ़ रहे थे यूरोपीय साम्राज्यवादी विस्तार। यूरोपीय साम्राज्यवादी विस्तारों में मैंने थोड़ा सा पिछले वीडियो को जो है उसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। आप थोड़ा सा सुन लीजिए कहानी की तरह। 1453 ईस्वी में एक घटना होती है कुस्तुनतोनिया वाला। उससे क्या होता है कि भूमध्य सागरीय मार्ग, मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल से चर्चा किया। मैंने इसमें केवल इस टॉपिक पाने के लिए थोड़ा सा उसको चर्चा कर रहा हूँ। भूमध्य सागरीय मार्ग जो बाधित हो जाता है, भूमध्य सागरीय मार्ग बाधित होने के बाद से भौगोलिक खोजों का एक नया दौर शुरू होता है। और उसी क्रम में यूरोपीय कंपनियां, तमाम यूरोपीय कंपनियां जब भारत आती है व्यापार के उद्देश्य से, और वो मुनाफे इतने ज़्यादा होने लगते हैं व्यापार में कि वो यहाँ के राजनीतिक, आर्थिक हर चीज़ों में हस्तक्षेप करना चाहती है, हस्तक्षेप करने लगती है। और एक अब हम जो कक्षा, अब ये वाला कक्षा जो लेकर आ रहे हैं उसमें ये हम लोग पिछले वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से यूरोपीय साम्राज्यवादी विस्तार, यानी कि कर्नाटक के 3 युद्धों के बाद से जो भारत में व्यापारिक एक अधिकार होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारतीय जो छोटे छोटे राज्यों का उत्थान होता है मुगल साम्राज्य के बाद से, उनको एक एक करके जीतना कैसे प्रारंभ करती है। और उस क्रम में हम लोगों ने देखा था सबसे पहला स्टेट कौन सा, बंगाल। बंगाल का अधिकार उन्होंने कैसे किया, पानीपत मैंने बोल दिया, प्लासी और बक्सर के युद्ध के तहत। और पहला हम लोगों ने देखा था ये। दूसरा देखा था मैसूर का, उन्होंने जो अधिग्रहण किया वो किस तरीके से कर रहे हैं। और तीसरा आज का जो है वो मराठा जो है, मराठा साम्राज्य कहाँ से आता है, क्या है, और मराठा का अधिग्रहण अंग्रेजों ने किस तरह से कर लिया था, मराठा जो राज्य हुआ करता था उसका। तो इस बात पे हम लोग ऐसे चर्चा कर रहे हैं कि ये हमारी क्लास जो है वो 5वीं क्लास होगी। क्लास 5 नंबर की क्लास है। आप इसको 4 क्लास अगर आप नहीं देखें तो पहले उसको जाके देखिए और उसके बाद से इस पे आइए। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक कहानी की तरह पढ़ रहे हैं। आप इसको लाइफ में कभी नहीं भूल पाइएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब हम आते हैं यहाँ पे मराठा साम्राज्य के बारे में। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया हुआ था। अगर आप पिछले वीडियो, अब मैं इतना बार बार पिछले वीडियो के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ कि एक दूसरे से वीडियो कनेक्ट है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे और ये समझने की कोशिश करें तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप पिछले वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ रहे हैं तो बिल्कुल आपको कोई कन्फ्यूजन और कोई आपको डाउट नहीं होगा। आप एक बार उसको पहले देख लीजिए। तो हम थे कि एक तरफ तो यूरोपीय कंपनी यहाँ पे आ रही है और दूसरी तरफ उसी समय पे मुगल साम्राज्य का पतन होता है औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात। तो अब देखिए अब क्या होता है, जो मुगल साम्राज्य, एक बात मैं थोड़ा सा पीछे से और लेना चाहूँगा। 1698 के आसपास औरंगजेब का शासन अवधि जो है, शासनकाल जो आप शासनकाल की मैं बात करूं तो औरंगजेब की शासनकाल जो है वो 1698 से लेकर 1707 तक है। और एक बात आप जान लीजिए, मुगल साम्राज्य में जो औरंगजेब का शासनकाल जहां से स्टार्ट होता है, आप मान सकते हैं कि वहीं से मुगलों का पतन जो है, वहीं से मुगल साम्राज्य पतनोन्मुखी हो जाता है, यानी कि पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। अब कैसे हो जाता है, तो मैंने पिछले वीडियो में इस बात का बहुत ही विस्तार से चर्चा किया हुआ था कि मुगल साम्राज्य जो था उसमें औरंगजेब का जो काल है, औरंगजेब का काल जो है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं था, यानी कि वो किसी पर्टिकुलर धर्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा था वो जो शासक था। अब मैं पिछले वीडियो में चर्चा भी किया था कि उन्होंने बहुत सारे मंदिर को तोड़वा के मस्जिद बनवा दिया। तो इस तरह से उनका जो कार्यकाल था वो धर्मनिरपेक्ष नहीं था, किसी पर्टिकुलर धर्म को उन्होंने प्रमोट करा। और इसी क्रम में जब एक तरफ जैसे सेंटर, अगर मैं यहाँ से छोटा सा एक मैप बना रहा हूँ, यहाँ पे छोटा सा, बस आप समझने के लिए, बस जस्ट समझने के लिए क्लिक में आप ये समझ लीजिए। अगर यहाँ पे मुगल साम्राज्य का केंद्र दिल्ली है, मैं इसको डी से डिनोट कर रहा हूँ, मुगल साम्राज्य का एक केंद्र है, तो इन्होंने जो शासन अपना धर्मनिरपेक्ष शासन नहीं अपनाया और किसी पर्टिकुलर धर्म को इन्होंने प्रमोट किया। और अगर आप किसी भी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट कर रहे हैं तो हो सकता है कि अगर उस राज्य में जो दूसरा धर्म है वो आपसे नाराज हो, तो यही इसी टाइम पे जब ये किसी पर्टिकुलर धर्म को बहुत सारे नीतियों के तहत मंदिर को तोड़वा के, मस्जिद को तोड़वा के मैंने गलती बोल दिया, मंदिर को तोड़वा के मस्जिद बनवाना, तो इस तरह से जब इनका ये नीतियाँ जो थी, इसी समय पे यहाँ पे एक आदमी शिवाजी ने, वो हिंदूवादी नेता के रूप में उभरे शिवाजी, और इन्होंने ही
इनका जो आप जीवनी की मैं बात करूँ तो शिवाजी 1727 से 80 तक इनका जीवन है, लेकिन इन्होंने ही मराठा नेतृत्व में मराठा जो साम्राज्य उसका विस्तार होता है। अब देखिए, अब ये भूल जाइए, इस चीज़ों को भूल जाइए। अब हम यहाँ पे आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। इसका मैं इतिहास थोड़ा सा आपके सामने रखा था बस। शिवाजी जो थे, शिवाजी के दो पुत्र थे। शिवाजी के जो पुत्र थे, एक बड़े पुत्र संभाजी और दूसरा राजा राम। ये बात आप नाम थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। मैं बहुत ज़्यादा फैक्ट आपको नहीं दे रहा हूँ। इसका रीज़न है कि अगर आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फैक्ट पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना, जो कंसेप्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि आप मेंस तभी राइट कर पाइएगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो आप पिछले जो मैंने अभी चर्चा कर रहा था पीछे, वो आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। यहाँ देखिए, शिवाजी जो थे, शिवाजी का कार्य, शिवाजी का मैं पूरा 1627 से लेकर 1680 तक जो है इनका आप देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है। आगे देखिए, संभाजी, इनके जो पुत्र थे संभाजी और एक राजा राम। बड़े पुत्र संभाजी थे, संभाजी, और छोटे पुत्र राजा राम जो थे। यहाँ आप आगे आइए, 80 के बाद से इन्होंने 80 से लेकर 89 तक इन्होंने शासन किया। इन्हीं के एक पुत्र हुआ करते थे शाहू। शाहू इनके जो पुत्र थे। यहाँ पे थोड़ा सा कहानी रुचिकर है, आप उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जो शिवाजी के पुत्र, जो शिवाजी के दो पुत्र थे संभाजी, ये बड़े पुत्र थे, ये बड़े पुत्र और ये छोटे पुत्र थे। ये इन्होंने शासन किया 80 से लेके, और कब तक, 80 से लेके 89 तक, 80 से 89 तक इन्होंने शासन किया। इनके जो पुत्र थे, और एक तरफ आप, जैसे मैं अभी बोल रहा था कि अगर औरंगजेब जो था, औरंगजेब अगर एक तरफ शासन कर रहा है और वो किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट कर रहा है, पर्टिकुलर धर्म, जैसे धर्मनिरपेक्ष, एक शब्द एक सेंटेंस में आप समझिए कि उसका जो शासन काल था वो धर्मनिरपेक्ष नहीं था। तो जब धर्म में उसका शासन काल नहीं था, तो एक तरफ यहाँ पे अगर मराठा साम्राज्य का उत्थान हो रहा है, तो अब फैक्ट ये मानने वाली बात है कि एक तरफ अगर यहाँ पे सेंटर में कोई केंद्रीय शक्ति है तो उसको बुरा लगेगा। तो इन दोनों में जो है टकराहट हमेशा हुआ करता था। तो ये देखिए, अब आगे तो आप ये बात को ध्यान रखिए। अब ये मैं इस चीज़ को इसलिए चर्चा किया कि इसका जो पुत्र था शाहू को मुगलों ने गिरफ्तार करके रखा था, कैद खाने में रखा था। किसके पुत्र, संभाजी के पुत्र शाहू को मुगलों ने कैद खाने में रखा था, और औरंगजेब के शासनकाल में ये सारी घटनाएं हो रही है। दूसरी तरफ आप देखिए, दूसरी तरफ राजा राम 80 से 89 तक इन्होंने शासन किया। इनके जो पुत्र थे शाहू को मुगलों ने कैद खाने में रखा था। दूसरी तरफ राजा राम, इन्होंने 89 से लेके 1700 तक 1689 से लेके और 1700 तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद से, इनके मृत्यु के बाद से, जब इनका मृत्यु हो जाता है राजा राम का, तो इनकी पत्नी जो थी, इनके पत्नी ने बागडोर संभाला और उन्होंने शासन किया। कब तक, 1707 तक। ये डेट आप याद रखिएगा, 1707 तक उन्होंने शासन किया। कब तक, 1707 तक। 1707 में क्या होता है ये बात आप बताओ, तो मैं अभी बोल रहा हूँ। 1707 में घटनाएं होती है औरंगजेब की मृत्यु, जहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री जनरली स्टार्ट किया जाता है। तो 1707 में 1689 से लेकर 1700 तक राजा राम ने शासन किया। उसके बाद से, इनके मृत्यु के बाद से, इनके पत्नी ने बागडोर संभाला, किस मराठा साम्राज्य का। आप यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें गोल गोल नहीं घूमना है। एक तरफ, एक बार मैं इसको फिर से कर रहा हूँ। शिवाजी के पुत्र दो पुत्र थे। इनके पुत्र जो शाहू थे, उनको मुगलों ने कैद खाने में रखा था। औरंगजेब के कार्यकाल में मुगलों ने कैद खाने में रखा था। इन्होंने 9 साल के आसपास शासन किया, फिर उन्होंने शासन किया, और इनके बाद से इनकी वाइफ जो थी, इनकी पत्नी ने सत्ता की बागडोर को अपने हाथों में लिया। पत्नी का नाम लक्ष्मीबाई था, मैंने लक्ष्मीबाई गलती से बोल दिया, ताराबाई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ताराबाई, ये सब नाम कभी कभी छोटे छोटे एग्जामों में पूछ दिया करते हैं, वैसे पीसीएस लेवल तक भी पूछ सकता है। ताराबाई, इन्होंने सत्ता को अपने हाथों में लिया। 1707 में जब मुगल साम्राज्य में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो अब मुगलों ने, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु हो गई, औरंगजेब की मृत्यु के बाद से मुगल साम्राज्य जो था, अगला जो शासक बनता है, उन्होंने क्या किया कि संभाजी के पुत्र शाहू को छोड़ दिया, यानी कैद खाने से आज़ाद किया। जब इन्होंने कैद खाने से आज़ाद कर दिया, तो अब जब ये बाहर निकल के आया, शाहू बाहर निकल के आता है, तो शाहू सत्ता के लिए क्या, ताराबाई से टकराता है। और अगर ये दोनों, जैसे कि एक तरफ तो ये सत्ता पहले से संभाली हुई थी, ये शाहू जब बाहर आता है तो इन दोनों में सत्ता के लिए टकराहट होती है, और टकराहट में जीतता कौन है, फाइनली शाहू ने जीता। और 1707 ईस्वी में ये छत्रपति, खुद को छत्रपति घोषित किया, यानी कि 1707 ईस्वी में। ये सारी घटनाएं याद रखिए। औरंगजेब की मृत्यु,
साहू का छूटना, ताराबाई से टकराहट और छत्रपति बनना। शाहू का छत्रपति बनना, ये सारी घटनाएं कब हो रही है? 1707 ईस्वी में ही हो रही है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो 1707 ईस्वी में क्या होता है? ये छत्रपति बनता है। अब देखिए आगे हम बढ़ते हुए अब देखते हैं, जब ये छत्रपति बनता है तो 1707 ईस्वी में ये छत्रपति बना। 1713 ईस्वी में इन्होंने क्या बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया। 1713 ईस्वी में किसने नियुक्त करता है? तो छत्रपति जो साहू जो था छत्रपति बना। छत्रपति बनने के बाद से 1713 ईस्वी, मैंने इसे इधर लिख दिया है डेट को, बीच बीच में जो मैं चीज़ें है उसको डिस्कस करूँगा। मैंने ये केवल इसलिए लिख देता हूँ कि एक तो मुझे समझाने में आसानी हो जाती है, और दूसरी बात कि आप लोग अगर इसको चाहे तो इसी तरह से आप इसको शॉर्ट नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। तो दोनों फायदे हैं, एक तो मुझे समझाने में आसानी है, एक आप शॉर्ट नोट्स की तरह इसको छाप सकते हैं, अपने कॉपी पे उतार सकते हैं। अब देखिए बालाजी विश्वनाथ 1713 ईस्वी में पेशवा बनता है। एक बात ध्यान रखिएगा, मराठा साम्राज्य में जो पेशवा का पद आता है यहीं से वो जनरेट होता है, पेशवा। अब यहाँ से पेशवा पद जो है वो आता है क्या? पेशवा पद। बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा बनता है क्या? 1700 कब बनता है? 1713 ईस्वी में। 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा बना, और यहीं से पेशवा का पद जो है वो प्रचलन में आता है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए देखते हैं 1713 ईस्वी में जब ये पेशवा बन जाता है 1713 ईस्वी में, और पेशवा बनने के बाद इन्होंने क्या किया कि चौथ कर जो मराठा साम्राज्य है, जब हम पढ़ेंगे मराठा प्रशासन के बारे में तो हम देखेंगे कि चौथ कर क्या है। तो चौथ कर जो हुआ करता था वो वसूल करने का अधिकार जो है वो विभिन्न मराठा सरदारों को दे दिया। इन्होंने क्या किया, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करना चाहूँगा आप, क्योंकि इसका अब काम रहा नहीं, तो थोड़ा सा मुझे स्पेस भी चाहिए। मैं कुछ चीज़ों को लिखना पसंद करूँगा यहाँ पे, जिसको आप नोट कर लीजिएगा सेम। तो अब देखिए क्या होता क्या है कि ये 1713 ईस्वी में क्या बनता है? 1713 ईस्वी में, जैसा कि मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, 1713 ईस्वी में ये क्या बनता है? पेशवा। और पेशवा का पद जो है यहीं से प्रचलन में आता है। आगे इन्होंने क्या किया, जो चौथ कर होता है मराठों से संबंधित, अगर ये क्वेश्चन भी इस तरह से भी आ जाता है कि मराठों चौथ कर किससे संबंधित है, तो आप याद रखिएगा मराठों से संबंधित चौथ कर था। चौथ कर जो वसूलने का कार्य जो है, अधिकार जो है विभिन्न मराठा सरदारों को दिया। किसने? बालाजी विश्वनाथ ने। और इस यहीं से जो है मराठा संघ का नींव पड़ा। साथ ही इसने क्या किया कि मुगल अधिकारी सैयद बंधु, मुगल अधिकारी जो उस समय सैयद बंधु था, सैयद बंधु, इससे इन्होंने संधि कर ली। और संधि में तय हुआ कि मराठा जो है वो मुगलों की मदद करेगी। अब मुगलों ने अगर कोई विशेष परिस्थिति ऐसी आती है तो वो मुगलों की मदद करेगी। और इसके इन्होंने दक्षिण के जो स्टेट, जैसे मराठा साम्राज्य था उसके दक्षिण के स्टेट जो थे, इससे चौथ कर का वसूल कौन करेगा? मराठा साम्राज्य करेगा। यानी मराठों ने ये तय किया कि हम चौथ कर का वसूली करेंगे। साथ ही उसको वित्तीय जो अधिकारों के, राजस्व अधिकारों के बारे, राजस्व से संबंधित अधिकार उसको दे दिए गए। किसको? मराठों को राजस्व से संबंधित अधिकार दे दिए गए। और साउथ में जो छोटे छोटे राज्य थे उनसे चौथ कर वसूल करने का अधिकार इसको दे दिया गया। बदले में क्या तय हुआ कि अगर मुगल साम्राज्य पे कोई विपत्ति आती है तो हम मदद करेंगे। किसने तय किया? मराठों ने। ये काम कौन कर रहा है? बालाजी विश्वनाथ। मुगलों पे कोई विपत्ति आती है तो हम मदद करेंगे। और साथ ही पर ईयर 10 लाख रुपया देने को भी इन्होंने कहा। मराठों ने मुगल साम्राज्य को पर ईयर 10 लाख रुपया देने की भी बात कही। इसी क्रम में एक और घटना होती है, और वो घटना ये है कि जब जिससे सैयद बंधु जो था वो जिसके साथ बालाजी विश्वनाथ ने संधि किया था, तो मदद मांगने पर इन्होंने अपनी सेना भेजी। मराठों ने अपनी सेना भेजी, बालाजी विश्वनाथ ने अपनी सेना भेजी दिल्ली, और वहाँ पे फारूक शेर जो मुगल बादशाह था उसको इन्होंने मार दिया। और रफ़ीउद्दर जंग जो था उसको एक मिनट में नाम को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। रफ़ीउद्दर जात जो था, और रफ़ीउद्दर जात जो था उसको शासक बनाया, उसको बादशाह बनाया, मुगल साम्राज्य का जो बादशाह था वो बन गया। अब देखिए ये इतनी घटनाएं तो यहाँ पे हो जाती है। आगे जो है बाजीराव, इसके बाद से 1720 ईस्वी के बाद से बाजीराव प्रथम पेशवा बनता है। 1720 से 1740 ईस्वी तक बाजीराव प्रथम पेशवा बनता है। बाजीराव प्रथम ने बोला कि, इसको मैं थोड़ा सा और डिलीट करना चाहूँगा, इन्हीं का कथन था कि
कमजोर वृक्ष के जो जड़ें होती है उस पर प्रहार करो, शाखाएं अपने आप टूट जाएगी, अपने आप कट जाएगी। यानी कि इनका जो कहना था कि अब मुगल साम्राज्य था वो कमजोर हो चुका है, अगर हम उसके जड़ों पे आक्रमण करते हैं तो शाखाएं तो अपने आप बर्बाद हो जाएगी, कट जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो बाजीराव जो प्रथम था, बाजीराव प्रथम जब ये पेशवा बनता है 1720 ईस्वी में, 1720 से 1740 ईस्वी तक ये प्रभावशाली शासन करता है, प्रभावशाली शासक के रूप में शासन करता है। और इसने घोषणा किया कि हम एक मराठा जो साम्राज्य था हम उसको एक विशाल साम्राज्य के रूप में उसका जो निर्माण करेंगे, उसको बनाएंगे, विशाल साम्राज्य बनाएंगे। और इसने एक बात और बोला था कि कृष्ण नदी से लेकर सिंधु नदी तक हम अपना झंडा फहराएंगे। आप सोच सकते हैं कि इसने क्या बोल रहा है कि कृष्ण नदी से लेकर और सिंधु नदी तक हम अपना झंडा फहराएगा, यानी कि ये मुगल साम्राज्य को बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने के बनाना चाह रहा था। आगे देखिए, इसका एक बात यहाँ पे एक और फैक्ट आप लिखिएगा कि गुरिल्ला युद्ध जो है शिवाजी के बाद से सबसे बड़ा जानकार जो है वो कौन था, वो इसने बाजीराव प्रथम ही था। अब देखिए ये एक प्रभावशाली शासक, मैंने जैसे बोला था प्रभावशाली शासक था ये, इसने कुछ क्षेत्रों को जीता और इसी क्रम में इसका जो बाजीराव मस्तानी जो कन्या थी उसको मिलती है। 1740 ईस्वी के बाद से 1740 ईस्वी से बालाजी प्रथम जो है, बालाजी विश्वनाथ प्रथम था, इसके बाद से बाजीराव आता है। बाजीराव जिसको नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, बालाजी बाजीराव, इसको नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। इसने 1740 से 1761 तक पेशवा होगा। अब देखिए 1740 में जब पेशवा बनता है तो यहाँ पे एक और घटनाएं हो जाती है कि 1749 में छत्रपति जो बना था कौन, शाहू, इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। कब, 1749 में। और जब 1749 में इसकी मृत्यु हो जाती है 1749 में, तो इसके बाद से जो शासक बनता है, जो छत्रपति बनता है, जो शाहू के बाद से छत्रपति आता है, उसके साथ बालाजी बाजीराव ने यानी कि नाना साहब ने संधि करा। और संधि के तहत सारा संपूर्ण जो अधिकार था, संपूर्ण मराठा साम्राज्य का जो अधिकार था वो अपने अंदर यानी कि पेशवा का अंदर लिया। और यहाँ से जो है छत्रपति का पद जो है लगभग समाप्त हो गया। अब पेशवा जो है पेशवा जो पद है वो उसका जो प्रभाव है स्टेट में सर्वोपरि बना, राज्य में मराठों में सर्वोपरि बना। पेशवा यहाँ सर्वोपरि बना, यानी कि पेशवा बालाजी विश्वनाथ से पेशवा पद स्टार्ट होता है और पेशवा यहाँ पे सर्वोपरि बन जाता है। छत्रपति जो है 1707 ईस्वी से 1749 ईस्वी तक जो शाहू छत्रपति था, 49 के बाद से जो 50 में संधि होता है और इसको संगोला की संधि बोलते हैं, आप याद रखिएगा। संगोला की संधि के तहत कब होता है ये, 1750 ईस्वी में संधि होता है। और उसके बाद से पेशवा जो है वो सर्वोपरि उसका स्थान आता है राज्य में। इस तरह से अब देखिए आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। 1757 ईस्वी में मैं अब इसको यहाँ पे इस वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो मैं इसका एंड करना चाहूँगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या मराठा और आंग्ल मराठा जो वार हो रहा है किस तरह से वो, क्योंकि इसको मुझे पता था कि इसका 2 पार्ट बनाना होगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खींचेगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला भी टॉपिक है तो आप इस मैंने बात बोला उसको थोड़ा सा ध्यान से सुने होंगे तो, नहीं तो फिर वीडियो से दोबारा आपको देखना पड़ सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है। अब देखिए 1757 ईस्वी में मराठा प्लस मुगल। अब जो है इनके अभी मैंने पहले चर्चा किया था कि फारूक शेर के मारने के बाद से ये अपने मनपसंद जो शासक बनाते हैं। तो मराठा और मुगल जो है अब इन दोनों का जो संबंध था वो ठीक ठाक था, अच्छा था। बोल सकते हैं कि इनका संबंध जो है वो ठीक ठाक हो गया था। तो 1757 में मराठा प्लस मुगल ने अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि था नजीबुद्दौला तथा पुत्र जो था राजकुमार तैमूर था को पंजाब से अपदस्थ कर दिया। यानी कि इन दोनों ने मिलकर कौन सा, मराठा और मुगल ने मिलकर अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि नजीबुद्दौला तथा उसका पुत्र जो उस समय पंजाब में शासन कर रहा था उसको अपदस्थ कर दिया, यानी कि उसको पद से हटा दिया। और इस तरह से इन्होंने पानीपत के तृतीय युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार किया। किसने, मराठा और मुगल ने मिलकर। जब अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि को इन्होंने हटाया तो अहमद शाह अफगानी शासक था। अब फिर से वो वापस आता है और इस तरह से पानीपत के तृतीय युद्ध का जो 1761 में होता है उसका पृष्ठभूमि इन लोगों ने तैयार किया।
और अब हम कराएंगे अगले वीडियो में शुरू करेंगे पानीपत के तृतीय वार से किसके किन के बीच होता है, कौन विजयी होता है, किस तरह से एक यहाँ से यूपीएससी में आप याद रखिएगा कि यहाँ से यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि पानीपत का तृतीय युद्ध ये सिद्ध नहीं किया कि भारत पे शासन कौन करेगा, लेकिन ये जरूर सिद्ध कर दिया कि कौन नहीं करेगा। समझ पा रहे मेरी बातों को? पानीपत का तृतीय युद्ध ये सिद्ध कर दिया कि भारत पे कौन शासन नहीं करेगा, हालांकि ये सिद्ध नहीं किया कि शासन कौन करेगा। ये क्वेश्चन था यूपीएससी का और इस पे आपको कमेंट करना था, यानी कि बताना था कैसे सिद्ध कर दिया कि कौन शासन नहीं करेगा, कौन करेगा, जो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करें कैसे सिद्ध किया पानीपत का तृतीय युद्ध कि शासन कौन करेगा कौन नहीं करेगा। इसको हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से किस तरीके से जोड़ सकते हैं, इन सारी बातों को हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हालांकि थोड़ा सा इसमें हौच पौच हो जाता है क्योंकि वीडियो में बहुत सारा जो नाम है, जो फैक्ट है, और बहुत सारा इसमें कन्फ्यूजन है कि किस तरह से कौन सा पद कहाँ से आते हैं, तो क्या होता है। तो आप उसको थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, समझ बिल्कुल आ जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।